बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमने एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करना है जो कि हम अपने सप्लायर के साथ करेंगे। ठीक है, जब हम सोर्सिंग स्टेज पे होते हैं और सोर्सिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें ऑर्डर प्लेस करने से पहले अपने सप्लायर को कुछ शराइत में बाउंड करना है। ठीक है, ताकि वो हमारे साथ कहीं भी जो है वो दो नंबरी ना कर सके, क्योंकि हम फिज़िकली तो एक दूसरे को मिलते नहीं हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम एक कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर साइन करेंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है अली बाबा को देंगे। अली बाबा के ट्रेड एश्योरेंस को यूज़ करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट भी हम साथ अटैच करेंगे अपने एग्रीमेंट के साथ और अपने ऑर्डर के साथ। ठीक है, इस तरह से वो सप्लायर जो है वो भी बाउंड हो जाएगा, वो आपके साथ किसी किस्म की भी चालाकी नहीं करेगा या आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा इन टर्म्स ऑफ रॉन्ग इन्वेंट्री या रॉन्ग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की मद में कुछ भी नहीं कर सकेगा आपके साथ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया फेसबुक ग्रुप के फाइल्स फोल्डर में, ये पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अजी, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के दरमियान, तो दोनों के यहाँ पर नाम आ रहे हैं, बायर है और सप्लायर है। बायर आप होंगे, सप्लायर आपका चाइनीज़ सप्लायर होगा। उसके बाद ये डिटेल्स लिखने के बाद आपने डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन कर देनी है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका किस डेट को हुआ है। फिर आपके जो टोटल यूनिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर 5000 लिखा हुआ है, तो ये 5000 कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये आप अपने हिसाब से यहाँ मेंशन करेंगे। आप 4 मंथ की इन्वेंट्री अगर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपकी वो नंबर जो आप जिसके साथ चल रहे हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये है टोटल 5000 यूनिट्स ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, तो ऑर्डर वैल्यू क्या होगी, आपका जो रेट तय हुआ है एक पीस का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 के साथ। ठीक है, इस तरह से आपकी ऑर्डर वैल्यू निकल आएगी। अगर आप $1 पर पीस में आपका रेट तय हुआ है, तो कितने का ऑर्डर होगा ये, 5000 का। ठीक है, ये 5000 का ऑर्डर होगा फिर इन दैट केस। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है वो आप ऑलरेडी यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अलग से मेंशन करेंगे कितनी क्वांटिटी के लिए आपने ये जो है ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो ये नंबर वेरी करेगा आप लोगों के लिए, जिसकी जितनी क्वांटिटी होगी वो उतनी ही यहाँ लिखेगा। फाइनल EXW प्राइस क्या है, EXW प्राइस, EXW होता है एक्स वर्क या एक्स फैक्ट्री। तो आपकी जो भी रेट आपका तय हुआ है, जैसे मैंने अभी $1 कहा, तो यहाँ आपने $1 लिखना है। ठीक है, इसके अंदर हर चीज़ शामिल होगी, पैकेजिंग शामिल होगी, ऊपर लेबलिंग शामिल होगी, आपकी लोगो डिज़ाइन जो भी आपने करवाना है हर चीज़ इसके अंदर शामिल होगी। आपने अलग से चार्जेस पे नहीं करने होते, तो वो रेट के अंदर ही हर चीज़ जो है वो डाली जाती है जब रेट तय करते हैं। अच्छा, वैल्यू ऑफ 30% ऑर्डर, जो आपने ऑर्डर प्लेस किया उसकी 30% वैल्यू कितनी है। ठीक है, 30% इसलिए लिखी है कि टर्म्स ये हैं कि जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 30% आपने एडवांस में अपने सप्लायर को देना है, एडवांस पेमेंट के तौर पे। सप्लायर आपके ऑर्डर को फिर मैन्युफैक्चर करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको एक टाइम देगा 15 या 20 दिन का। उसके बाद जब वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप इंस्पेक्शन करवा लेंगे, तब जाके आप इसको बाकी की पेमेंट करेंगे, जो कि 70% रिमेनिंग पेमेंट है। तो शुरू में आपको इन्हीं टर्म के साथ चलना है। ठीक है, और ये एक मतलब वन टाइम का हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है, वन टाइम की परचेजिंग नहीं कर रहे हम, हमने लॉन्ग टर्म में चलना है इस सप्लायर के साथ। ठीक है, तो जब हम लॉन्ग टर्म में चल रहे होते हैं फिर हम बाद में इससे जो है कुछ फेवर्स ले सकते हैं, ये जो आपने पेमेंट टर्म्स के हवाले से। ठीक है, अच्छा जी, वो किस तरह की हो सकती हैं, जैसे हम 30% एडवांस पे करते हैं और 70% जब हम उठाते हैं तो उसकी फुल पेमेंट चली गई।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब रिलेशंस बिल्ड हो जाएंगे तो हम कुछ जो है स्टॉक उठा सकते हैं उनसे, मतलब अभी पैसे उनके पेंडिंग हम रख सकते हैं अपने पास। तो ये आप लोगों की जो है आप उनके साथ एक रिलेशन बनेगा फिर जाके कर सकते हैं, लेकिन शुरू में 30-70 वाले के साथ ही जाना है। अच्छा जी, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है इसका फर्स्ट पॉइंट कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपने यहाँ पर हर चीज़ मेंशन करनी है। जब पैकेजिंग की बात हो रही है तो उसके अंदर प्रोडक्ट शामिल है और उसकी पैकेजिंग, लोगो डिज़ाइन, हर चीज़ शामिल है। जो भी आपकी प्रोडक्ट का साइज़ है, जो उसकी डायमेंशंस हैं, जो उसका वेट है, ठीक है, वो हर चीज़ आपने इसमें मेंशन करनी है। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाद में आपने यहाँ मेंशन की होंगी और बाद में वो उन साइज़ के मुताबिक या उतना वेट नहीं होगा, क्वालिटी लो कर दी उसने, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि ये आपने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है इस पॉइंट की। आगे उसको हम देखेंगे कि कैसे पेनलाइज करना है इसको, सप्लायर को, अगर वो आपके साथ ऐसा करता है तो। इसलिए हर चीज़ पहले से मेंशन करनी है। यहाँ पर आपने एक पिक्चर भी लगा देनी है, आउटर बॉक्स पिक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा है मास्टर कार्टून की डिस्क्रिप्शन क्या होगी। मास्टर कार्टून क्या होता है, आपकी जो पीसीज हैं, जितने भी पीसीज हैं, आप 5000 की अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे आपके यूनिट्स हैं, उनको एक बड़े डब्बे में डालेंगे और जितने पीस बड़े डब्बे में आ जाएंगे वो मास्टर कार्टून हमारा एक कहलाएगा, फुल हो गया। उसका वेट होगा दो तरह का, एक नेट वेट होता है और एक ग्रॉस वेट होता है, ठीक है। ग्रॉस वेट में डब्बा भी शामिल होता है, बड़ा वाला डब्बा, ठीक है, जो कार्टून है उसका वेट शामिल है, और नेट में सिर्फ अंदर जो पीसीज हैं उनका वेट होता है। तो आपने मास्टर कार्टून की स्पेसिफिकेशंस भी लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका सप्लायर ही आपको बताएगा कि ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सेंटीमीटर्स में भी लिखी हुई हैं, इंचज़ में भी लिखी हुई हैं। फिर मास्टर कार्टून का मैक्सिमम वेट कितना है ये भी आपने मेंशन करना है। 19.95 kg है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, 19.95 kg जो है ये ज़्यादा वेट में आता है, ऑलमोस्ट 15 kg होना चाहिए। अगर 15 kg या 15 kg से थोड़ा कम है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, अमेज़ोन प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन अगर 15 kg से ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम हो सकती हैं। उस केस में आपको हैवी वेट या इस तरह का एक वर्ड है वो लिखना होता है मास्टर कार्टून के ऊपर कि इसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, 50 पीसीज इन वन मास्टर कार्टून, जितने भी आपके पीसीज आ रहे हैं एक मास्टर कार्टून में वो भी आप लिख लें, ताकि आपका सप्लायर उतने ही पीस डाले, ठीक है, ज़्यादा या कम ना करे। ज़्यादा कर देगा तो वेट बढ़ जाएगा, कम करेगा तो आपके मास्टर कार्टून बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जो पीसीस जितने आप वो उसने आपको बताए हैं कि एस्टीमेट लगा के जी इतने पीसीस होंगे तो उतने ही होने चाहिए, तो आप वो मेंशन कर लें। अच्छा, ये सारी बातें आपने उससे पहले डिस्कस कर ली हुई होंगी, जब आप ये एग्रीमेंट करने जा रहे हैं इससे पहले हर चीज़ आप पहले से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद है मटेरियल क्या होगा इस मास्टर कार्टून का। देखिए, मास्टर कार्टून एक ऐसा डब्बा है जिसको उठा के लेबर ने फेंकना, ठीक है। वो इतना उसको केयर नहीं करते, उन्होंने बहुत सारे डब्बे उठाने होते हैं, जहाज़ कंटेनर भरने होते हैं, तो इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। डब्बे का मटेरियल जो है वो अच्छा होना चाहिए, और तो वो वाली भी आपने उसके साथ जो है वो बात कर लिया जी, ये इस तरह का होगा। उसके बाद है आई विल प्रोवाइड 90 मास्टर कार्टून लेबल्स। अब उससे ही पूछा आपने कि मास्टर कार्टून कितने बनेंगे, उसने कहा जी 90 बनेंगे, ठीक है। 90 बनेंगे तो आप मास्टर कार्टून के लेबल्स प्रोवाइड करेंगे उसको। अब मास्टर कार्टून के लेबल्स क्या होते हैं, ये आपको ओरिजिन बताना होता है, मास्टर कार्टून का नेट वेट कितना है, मास्टर कार्टून का जो है ग्रॉस वेट कितना है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं। और फिर इसके अलावा आपने ये भी ऊपर लिखना होता है कि अगर प्रोडक्ट आपकी ऐसी है जिसमें कोई टूटने वाली चीज़ है तो ऊपर लिख दें हैंडल विद केयर। वैसे टूटने वाली चीज़
को आपने लिखना तो है, लेकिन उसकी पैकेजिंग ही ऐसी होगी जो उसको टूटने से बचाएगी। ठीक है, ऐसी चीज़ की पैकेजिंग आपको अच्छी करनी पड़ती है ताकि वो ना टूट सके, इसलिए पैकिंग उसकी जो है वो कॉस्टली होगी। लेकिन हम ऐसी चीज़ पे काम करते नहीं, ऐसी प्रोडक्ट पे जिसमें कोई टूटने का खदशा हो जिसका। उसके बाद सेकंड जो है पॉइंट है शिपिंग एजेंट और फ्रेट फॉरवर्डर कौन होगा, ये भी आप मेंशन कर दें। ठीक है, वो भी, इसको भी आप इसके अंदर ही ले आए इस एग्रीमेंट के अंदर। अच्छा जी, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, आपने पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत तरीके हैं, और चाइनीज़ सप्लायर कोशिश करेगा कि वो अपने बैंक में पेमेंट ले ले। ठीक है, पेपॉल के थ्रू पेमेंट अगर आप करते हैं तो पेपॉल एक सेफ गेटवे है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, उसमें आपको पेपॉल जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर किसी किस्म का डिस्प्यूट आ जाए तो आप पेपॉल से क्लेम कर सकते हो उस पेमेंट के बारे में। अच्छा, लेकिन ये जो सप्लायर्स होते हैं ना चाइनीज़, ये कोशिश करते हैं कि पेपॉल के थ्रू ना लें, ये लोकल बैंक्स में लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने या तो पेपॉल से करनी है, या फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि ट्रेड एश्योरेंस लिया जाए अलीबाबा का। अलीबाबा के ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू ही पेमेंट करनी है, मतलब कि आपने अलीबाबा को पेमेंट करनी है, अलीबाबा उस सप्लायर को देगा। ठीक है, उसमें से 3% अलीबाबा डिडक्ट करेगा, तो वो 3% हम जो है बियर करेंगे, ये दोनों मिलके करेंगे, ये भी बात हो जाएगी, एग्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, प्राइस पर यूनिट, ये ट्रेड इंश्योरेंस क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब आप अलीबाबा की ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट करेंगे ना, तो अलीबाबा ज़मानत लेगा आपकी उस ट्रेड की। ठीक है, वो जामिन बनेगा कि अगर इन केस आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या कुछ ऐसा होता है तो अलीबाबा उसका ज़िम्मेदार होगा। ठीक है, जिस तरह से आप फाइवर या अपवर्क पे काम करते हैं, तो फाइवर या अपवर्क का जो प्लेटफॉर्म है वो थर्ड पार्टी मिडल मैन का रोल प्ले करता है, वो उसमें से अपना कमीशन लेता है, इसी तरह अलीबाबा भी अपना कमीशन लेगा। उसके बाद है प्राइस पर यूनिट। फाइनल EXW प्राइस हैज़ बिन डिसाइडेड $4 पर यूनिट। तो यहाँ पर $4 है, आपकी जो भी प्राइस होगी आपने वो लिख देनी है। मैन्युफैक्चरिंग टाइम कितना है? 20 डेज मैन्युफैक्चरिंग टाइम है फ्रॉम डेट ऑर्डर, जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे तब से। मैन्युफैक्चरिंग टाइम क्या होता है, जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो सप्लायर ने आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, 5000 यूनिट्स हैं तो 5000 यूनिट तैयार करके देगा वो आपको 20 दिन में। नॉर्मल टाइम ये है, हमारे 15 दिन होते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने इन्वेंट्री कैलकुलेशन की थी उसमें भी हमने इसको 15 दिन लिया था। तो 15 दिन जो है वो आइडियल टाइम है, 15 दिन ही होना चाहिए। तो 15 से 20 बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर वो 30 या 35 या 40 दिन कहेगा तो फिर इसको देखना पड़ेगा कि ये इतने ज़्यादा दिन कैसे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें ऐसा होता है, जिनकी प्रोडक्शन जो है उसमें इतना टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसी बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं, मोस्टली आपको 15 दिन में हो जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग टाइम जितना कम होता है उतनी आसानी होती है हमें बाद में, जब हमने रिप्लेनिशमेंट करनी है उस वक्त। ठीक है, रिप्लेनिशमेंट के वक्त हमें जो है वो उसमें आसानी होती है। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग टाइम के बाद आ जाते हैं इंस्पेक्शन पे। इंस्पेक्शन के बारे में यहाँ लिखा है कि इंस्पेक्शन जो है वो आप जो भी स्टॉक रेडी करवा रहे हैं उसके बारे में इंस्पेक्शन करवाएंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वही इंस्पेक्शन कर रही है, खुद ही कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, और वो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन जो फाइनल इंस्पेक्शन होगी ना, जब आपकी इन्वेंट्री तैयार हो जाएगी, उस वक्त जो इंस्पेक्शन करवानी है वो आप अपने एजेंट से करवाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, डिले इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में डिले जो है उसके बारे में लिखा है कि कंपनी कांट डिले मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 2 days दैन द गिवन डेडलाइन। जो डेडलाइन दी हुई है उससे
2 दिन ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं टाइम ले सकते वो। तो ये एक हमने उनके साथ एक जो है प्रॉमिस किया है उसने कि हम ये नहीं करेंगे, 2 दिन से ज़्यादा, मैक्सिमम 2 दिन ऊपर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग कैन बी ओनली डिलेड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर एंड पब्लिक हॉलीडेज ओनली। अच्छा जी, पब्लिक हॉलीडेज़ भी चाइना में काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा थोड़ी देर में इसके बाद। और नेचुरल डिज़ास्टर अगर कोई हो जाता है, कुदरती आफत आ जाती है, जैसे कि ये कोविड-19 है, इसकी वजह से शहर बंद हो गए, ठीक है, तो उस वजह से अगर कोई डिले आता है तो वो एक्सेप्टेबल है। कंपनी विल इन्फॉर्म द बायर अबाउट अपकमिंग क्लोजिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब आप बायर हैं तो आपका हक है कि आपका जो सप्लायर है वो आपको इन्फॉर्म करे कि कम जो फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इतने दिन के लिए बंद हो रहा है किसी वजह से, तो आपके नॉलेज में होना ज़रूरी है। आप उन्हें ये पाबंद कर रहे हैं इस पे कि आपको बताया जाए। अच्छा जी, उसके बाद है जब आप इंस्पेक्शन करवाएंगे, ये कौन सा पॉइंट है, हाँ ये है, इट इज़ कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट बायर नो द करंट मैन्युफैक्चरिंग अपडेट्स डेली। डेली बेसिस पे आप अपडेट भी मांग रहे हैं उनसे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है टर्मिनेशन इन डील। जो आपका आप मुआहदा करने जा रहे हैं उसमें टर्मिनेशन की कंडीशंस जो हैं वो भी आप मेंशन कर रहे हैं, वो क्या होंगी। इफ़ सप्लाई डजेंट वांट टू प्रोसीड विद बायर, ठीक है, अगर सप्लायर आपके साथ काम नहीं करना चाहता या आप सप्लायर के साथ काम नहीं करना चाहते, तो 30 डेज़ का जो है मार्जिन आपने देना है, खुद को भी और उसको भी। 30 दिन का टाइम देंगे कि आप ये जो है मुआहदा ख़त्म करने जा रहे हैं, तो 30 दिन के बाद आप इसके साथ नहीं चल सकते, ठीक है। इफ़ सप्लाई डजेंट फॉलो द प्रोडक्शन विद गिवन स्पेसिफिकेशन एंड गिवन डेडलाइन एंड वेस्टेड 3 more days टाइम, ही विल रिस्पॉन्सिबल टू गिव 100% रिफंड टू बायर। अच्छा, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अगर 3 दिन से ज़्यादा वो ले लेता है और गिवन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक भी काम नहीं करता, उस केस में आपके पास हक है कि आप उस जो मुआहदे को ख़त्म करें और उससे अपनी 100% जो पेमेंट है वो वापस लें। इट विल बी ऑल सप्लाईज रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ इन्वेंट्री लॉस और एनी मेन इंसिडेंट अकर्स इन सप्लाईज वेयर हाउस। आपकी इन्वेंट्री रेडी है, सप्लाईज के वेयर हाउस में है, ये ड्यूरिंग प्रोडक्शन कुछ हो जाता है, ठीक है, उसके वेयर हाउस में कुछ हो गया, नुकसान हो गया, तो वो नुकसान उसका होगा, वो आपका नहीं है। अगर आपकी इन्वेंट्री उसके पास पड़ी है, बन चुकी है, फिर भी अगर उसमें कोई लॉस हो जाता है, कम हो जाती है, वो भी उसके ज़िम्मे, जब तक उसके पास है वो ज़िम्मेदार है, होना भी ऐसे चाहिए। अच्छा जी, एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ फुली 100% रेडी स्टॉक, जब आपका स्टॉक बिल्कुल रेडी है और रेडी टू शिप है, मतलब उसके एंड पे काम कंप्लीट हो गया, फिर आप इंस्पेक्शन करवाते हैं। अगर इंस्पेक्शन के वक्त उसमें कुछ पीसीज डिफेक्ट्स आ गए, तो कितने पीसीज लिखे हैं, वो है मोर देन 1%। 5000 का 1% कितना होगा, 5000 का 1% 50 यूनिट्स हैं, तो 50 यूनिट से ज़्यादा अगर डिफेक्टिव पीसीज आ जाते हैं किसी भी वजह से, तो उस केस में आपने इतना लिख दिया कि आप उस वक्त भी रिफ़ंड भी ले सकते हैं और डील कैंसिल हो सकती है, ठीक है। लेकिन डील कैंसिल करना इतना आसान नहीं होता, या आपने इतना टाइम लगाया हुआ है, तो बेहतर यही है कि उसका दूसरा हल निकाला जाए कि उतना स्टॉक उसे टाइम दिया जाए थोड़ा सा, और वो उतना स्टॉक दोबारा रेडी करे और गिवन टाइम में। तो यहाँ 5 दिन लिखे हुए हैं, 5 दिन के अंदर अंदर वो स्टॉक को पूरा करे और डिफेक्टिव पीसीज आपके स्टॉक में से निकाल दिए जाएं, ठीक है। अब फिर आपने इंस्पेक्शन करवानी है, जब उसने दोबारा कंप्लीट कर दिया तो इंस्पेक्शन दोबारा करवाएंगे, और इस दफ़ा इंस्पेक्शन के जो चार्जेस हैं वो सप्लायर पे करेगा, क्योंकि उसकी वजह से ये दूसरी दफ़ा इंस्पेक्शन करवानी पड़ रही है। तो ये बात भी यहाँ लिखी हुई है।
उसके बाद 9th पॉइंट है वारंटी। सप्लायर जो है वो वारंटी देगा किस चीज़ के बारे में, कि आपकी जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट है वो उसमें मटेरियल में कोई डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्टिव मटेरियल यूज़ नहीं करना, ठीक है, उसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और उसके अंदर कोई भी डिज़ाइन होता है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, ठीक है, जिसको हम कमर्शियल टॉलरेंस कह सकते हैं, तो उसके अंदर रहते रहते काम करना है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि आपने कोई डायमेंशन दी है और उस डायमेंशन के मुताबिक उसने एक प्रोडक्ट आपको तैयार करनी है। जैसे हम आइस क्यूब ट्रे की बात करते होते हैं, तो आइस क्यूब ट्रे में अगर आपने एक क्यूब्स की एक बता दिया उसको कि क्यूब्स का साइज़ ये होगा और उसकी बाउंड्री पे जो प्लास्टिक का या जो सिलिकॉन की है वो कितनी चौड़ाई होगी या इस तरह से, अगर डिज़ाइन के हिसाब से आपके गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक वो नहीं बनती, थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, तो वो फ़र्क एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन डिज़ाइन वैसा ही होना चाहिए दिखने में, ओवरऑल उसमें बड़े डिफरेंस नहीं होने चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है जब आप डिज़ाइन से एक प्रैक्टिकल डिज़ाइन पे जाते हो, प्रैक्टिकल उसको बनाने की तरफ जाते हो सकता है कि जो डिज़ाइनर है उसने जस्ट अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक बना दिया, लेकिन वो जो काम था वो पॉसिबल नहीं था मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। अच्छा जी, इसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी। आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, ये इस बात पे आपने अपने सप्लायर को पाबंद करना है, ठीक है। ये जो कॉन्फिडेंशियल वाला पॉइंट है उसको अभी आप छोड़ दें। उसके अलावा बाकी ट्रेड इम्पोर्टेंट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेड में आपने क्या मेंशन करना है। तो ये जो मेंशन किया हुआ है कि इफ़ एनी प्रोडक्ट इज़ फाउंड डैमेज्ड और ब्रोकन फ्रॉम सप्लायर्स वेयर हाउस टू एंड कस्टमर, द सप्लायर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिप्लेस इट विद न्यू वन। अच्छा, सप्लायर का वेयर हाउस कहाँ पे है? वो चाइना में है, क्योंकि ये चाइनीज़ सप्लायर के साथ आप बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट डैमेज पहुंच जाती है आपके एंड कस्टमर को, ठीक है, आपने अमेज़ोन पे बेच दी, तो उसके अगेंस्ट सप्लायर जो है वो रिप्लेस करेगा, उसके अगेंस्ट नहीं देगा, नया यूनिट देगा। इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि आपने इंस्पेक्शन यहाँ पर करवा के ही भेजनी है चीज़। लेकिन फिर भी इस चीज़ को मेंशन करने से आप क्या कर रहे हैं, अपने एंड पे वो चीज़ें जो कि डिफेक्टिव चली जाती हैं वहाँ पे, तो वो भी आप जो है सप्लायर के ज़िम्मे डाल रहे हैं। लोगो प्लस राइटिंग कंटेंट विल बी प्रिंटेड ऑन आउटर बॉक्स अकॉर्डिंग टू रेड बॉक्स एजेंट सेंड टू बायर। अच्छा, लोगो आपने अपनी जो भी आपका लोगो है वो आपने प्रिंट करवाना है, जो भी राइटिंग कंटेंट आपने लिखना है वो आपने अपने बॉक्स पे या जो भी आपकी पैकेजिंग है उस पर आपने लिखवाना है। और यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू रेड बॉक्स एजेंट सेंड टू बायर, ठीक है। अब ये रेड बॉक्स एजेंट सेंड टू बायर, ये जिसने भी ये बनाया है उस वक्त उसने अपने सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट लिखते हुए कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन की होगी, उनका कोई होगा रेड बॉक्स या जिस तरह से भी होगा उसको उसका रेफरेंस दिया होगा। 30% पेमेंट विल बी पेड एट ऑर्डर। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको ऑर्डर प्लेस करते वक्त 30% देना है, 70% कंप्लीशन पे देना है, ठीक है। और अगर कोई 70% कंप्लीशन का मतलब है आप इंस्पेक्शन करवा चुके होंगे, कोई डिफेक्टिव पीसीज हैं उनको भी रिप्लेस करवा चुके होंगे, फिर आपकी कंप्लीशन होगी उसकी ऑर्डर की, फिर आपने उसके पैसे देने हैं। और EXW प्राइस जो है वो 100% कहता है वो सेम होनी चाहिए कम से कम 1 साल तक, ठीक है। अगर उसको रिव्यू करना है तो 1 साल के बाद किया जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइसेस में थोड़ी वेरिएशन आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं आती, क्योंकि ये लोग बल्क में ख़रीदते हैं इसलिए इन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसमें वेरिएशन आएगी तो कम से कम 1 साल तक वही रेट रहेगा।
अच्छा, अगर वो कहता है फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी चेंज करने की तो कम से कम आप 60 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे कि रेट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। बायर जो है फ्रेट फॉरवर्डर विल पिक अप स्टॉक फ्रॉम सप्लायर्स वेयर हाउस। आपका जो भी फ्रेट फॉरवर्डर है वो या तो सप्लायर ही प्रोवाइड कर रहा है या आपने खुद से ही कोई ढूंढा है, तो वो सप्लायर के वेयर हाउस से आपका स्टॉक उठाएगा। अच्छा जी, बायर विल प्रोवाइड ऑल बॉक्स लेबल्स एंड एफएनएस के यूज़। आप बायर हैं तो आपने ही प्रोवाइड करने हैं तमाम एफएनएस के यूज़ भी और लेबल्स वगैरह। लगाने का काम सप्लायर का है, वो लगवा देगा आपको। तो एफएनएस के यू आप जब शिपिंग प्लान बनाते हैं उस वक्त एफएनएस के यूज़ अमेज़ोन से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वो आपने जो है वो हर पीस के ऊपर पेस्ट करने हैं, हर पीस के ऊपर उसको लगाना है। जितने भी आपके 5000 पीसेज हैं तो 5000 लेबल्स जनरेट करके देने हैं आपने, ठीक है। और वो जो लेबल्स हैं, जो मास्टर कार्टून के लेबल्स हैं वो मास्टर कार्टून पे लगेंगे, और जो एफएनएस के यूज़ हैं वो आपकी इन्वेंट्री पे लगेंगे। FNSKU label will be written as the code plus buyer's brand name plus made in China plus new। ये सारी चीज़ें उस पर मैंशन होंगी। मेड इन चाइना जो है ये आपने दोनों जगहों पे लिखना है, मास्टर कार्टून के ऊपर भी लिखना है और अपनी जो पीसीज हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। मेड इन चाइना का टैग वहाँ भी लगाना है। और आप न्यू बेच रहे हैं, यूज नहीं है, तो न्यू भी लिखना साथ, ब्रांड नेम भी आपका साथ आ जाएगा। अच्छा जी, अगला जो पॉइंट है उसमें अली बाबा का ट्रेड इंश्योरेंस आप अवेल कर रहे हैं या उसके थ्रू जा रहे हैं। ट्रेड इंश्योरेंस अली बाबा का लेने से पहले जो आप लोगों ने आपस में यहाँ पर जो लिखना है और अली बाबा को बताना है वो क्या है, आप मेंशन करेंगे कि प्रोडक्ट की डिटेल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसमें जो भी आपकी प्राइस टोटल बनी है, जितने का बिल बनेगा उसका 30% आप एडवांस पे कर रहे हैं जो कि इतनी अमाउंट है, वो भी मेंशन किया हुआ है। और बाकी की जो अमाउंट है 70% वो आप जब आपकी इन्वेंट्री कंप्लीट हो गई उस वक्त आप देंगे, ठीक है। और सप्लायर ये प्रूफ देगा कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसमें इंस्पेक्शन की रिपोर्ट भी शामिल होगी। और जब आप 70% पेमेंट कर देंगे मतलब आपने 100% पेमेंट कर दी, उसके 2-3 अंदर दिन के अंदर अंदर आपकी इन्वेंट्री वहाँ से रवाना हो जानी चाहिए, ठीक है, फिर मज़ीद डिले ना हो। अच्छा, इसमें मज़ीद एक बात की है कि बायर्स का जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो मेंशन नहीं करना इनवॉइस पे, अमेज़ोन का एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। जो अमेज़ोन पे आपका एड्रेस है वो वाला एड्रेस मेंशन करना है। तो ये हमारा एक, अच्छा नीचे भी कुछ है एग्रीमेंट में, नीचे फिर से दोनों पार्टीज़ के बारे में लिखा हुआ है। दो लोगों के दरमियान ये हुआ है, बायर्स कंपनी है और सप्लायर कंपनी है। बायर्स का नाम क्या है, सप्लायर का नाम क्या है, टाइटल क्या है, सेल्स कंसल्टेंट है, टाइटल उसका क्या होगा वो भी आप जो भी है, और सिग्नेचर और कंपनी स्टैंप वगैरह ये भी आप मैं यहाँ पर पूरा कर लेंगे इसको। तो ये जो एग्रीमेंट है ये हम सप्लायर के साथ लाजमी करेंगे। अगर ये कर लेंगे तो हमारा जो है सप्लायर जो है वो बाउंड हो जाएगा इन कंडीशंस पे काम करने के लिए। अदरवाइज़ अगर ये नहीं करते तो उसे पता है कि ये बंदा जो है वो नया है और इसको जो है वो मौका हाथ से जाने नहीं देंगे फिर, ठीक है। अगर आपने ट्रेड इंश्योरेंस भी नहीं लिया हुआ और ऐसे ही उनको पैसे भी दे दिए हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो हो सकता है वो आपको स्टॉक ही ना दे, ठीक है। आप कहाँ पकड़ोगे जाके उसे, यार देगा तो वो जो है वो डैमेज पीस डाल दे उसके अंदर, सही है। नहीं, जब आप ख़ास तौर पर जब शिपिंग करते हैं, शिपिंग के वक्त जो वेट होता है वो वॉल्यूमेट्रिक वेट कंसीडर किया जाता है, या आपका असल वेट जो जो ज़्यादा होगा
इन दोनों में से सम टाइम हो जाता है कि वॉल्यूमेट्रिक वेट कम हो, अगर आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन छोटी हैं और साइज़ जो उसका वेट ज़्यादा है, तो वॉल्यूमेट्रिक वेट भी छोटा हो सकता है। तो जो दोनों में से बड़ा होगा ना, सप्लायर उसको कंसीडर करेगा। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट अमेज़ोन कैसे निकालता है? अमेज़ोन का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालने का? हाँ जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 139। ठीक है, ये है अमेज़ोन के वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो जो इन दोनों में से ज़्यादा होगा, सप्लायर उसी को ही जो है वो कंसीडर करेगा। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो सप्लायर है उसने आपको एक वेट बताया है, ठीक है, और ये वाला फार्मूला अमेज़ोन की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, एक वेट उसने आपको बताया है सप्लायर ने, लेकिन जब फ्रेट फॉरवर्डर उसको ले रहा है तो वो उससे ज़्यादा वेट कंसीडर कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो इतना जो है 1 kg का डिफरेंस आ सकता है, सॉरी, एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है उसमें। ओवरऑल जो है वो उसके जो बॉक्स का वेट है उसमें 1 kg तक डिफरेंस हो सकता है, जो आपका मास्टर कार्टन होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि मेड इन चाइना या मेड इन पाकिस्तान या जो भी ओरिजिन है उसका, वो कहाँ मेंशन करना चाहिए? जो आपका मास्टर कार्टून है उसके ऊपर तो मेंशन करना लाजमी है, वो कंपलसरी है। तो क्या जो अंदर यूनिट्स हैं उनके ऊपर मेंशन करना चाहिए या नहीं? ये क्वेश्चन है आपके लिए। जी, इसका आंसर यही है कि आप दोनों पे ही उसको मेंशन करें, मास्टर कार्टून पे भी मेंशन करें और यूनिट की जो पैकेजिंग है उस पर भी मेंशन करें कि ये मेड इन पाकिस्तान है। अच्छा, एक और ये जो है हमारी सोर्सिंग के हवाले से या रेट बनाने के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट जो बात की जाती है, या रेट आप किस वक्त असल में बनते हैं रेट? जब तक आप मटेरियल नहीं देख सकते या मटेरियल आपने चेक ही नहीं किया, आप रेट नहीं बना सकेंगे। या रेट बना भी लेंगे तो मटेरियल आ जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा ये तो इस मटेरियल का तो के हवाले से तो ये रेट, असल रेट बनता है जब आप सैंपल्स टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, अब चाइनीज़ सप्लायर जो हैं, इनके सैंपल्स एवेल्युएट करने के लिए स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड किसको लेंगे आप? चाइनीज़ सप्लायर आपको सैंपल भेजते हैं, 2 3 4 5 सप्लायर से आपने मंगवा लिए सैंपल्स, अब उनको इवेल्युएट कैसे करेंगे? कौन डिफाइन करेगा कि किसका सैंपल ठीक है? किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आप? क्वेश्चन है। जी, आपका जो यूएसए में कंपेटिटर है उसके प्रोडक्ट के मुताबिक आपको सैंपल चाहिए। ठीक है, तो कंपेटिटर वाला सैंपल आपके पास होगा, आप उसके हिसाब से आपको चाइना से चीज़ मंगवानी है या चाइना से चीज़ बनवानी है। तो जो चीज़ बिक रही है वही आपने बेचनी है। उसके अंदर अगर कोई खामियां हैं तो वो आप कोशिश करेंगे कि दूर हो जाएं, लेकिन मटेरियल जो है वो वैसा ही होगा। उसको हम अगर अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो हमारी प्राइस बढ़ जाएगी, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो खामियां हैं उनको दूर करते हुए उसी मटेरियल में बनाने की कोशिश करेंगे।
और एक और टिप ये है कि आपने अगर 5,000 की इन्वेंट्री के लिए आपने बात की है और आप उस पर सप्लायर से बात कर रहे हैं, डील हो गई आपकी, 5,000 का स्टॉक आपको रेडी करवाना है, इस केस में आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ना 5,000 की बजाय आप कह देंगे 4,500 की इन्वेंट्री आपको चाहिए। 500 आप उस वक्त करवा दें जब आप फाइनल उसे कह रहे हैं कि फाइनल टच दे रहे हैं, ठीक है, उसे कहें जी 500 और इसमें ऐड कर दो। तो जिस जो भी एजेंट आपके साथ बात कर रहा होगा उसकी सैलरी भी आपके इसी वो आप अपनी कंपनी को बिजनेस दे रहा है, तो वो आपके उस 500 आइटम्स बढ़ाने की वजह से वो आपको और फेवर दिलवाएगा, कोशिश करेगा जो जहाँ तक हो सके वो आपको फेवर दिलवाए, क्योंकि आपने कहा जी हम थोड़ा सा मुझे ले दें, अगर 500 यूनिट और इसमें ऐड कर दें, 5,000 ही पूरा कर लें, ठीक है, तो वो उस केस में आपको थोड़ी फेवर और दे देगा, बजाय इसके कि आप पहले 6,000 कहें और बाद में कहें जी 5,000 ही कर दें। तो ये कुछ लोगों ने टिप्स शेयर की हुई हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, वो एक थोड़ा सा आप लोगों की एनालिटिकल स्किल या मैं उसके बारे में देखता हूँ कि बताएं, आपने एक लिस्टिंग बनाई है, आप एक चीज़ बेच रहे हैं, सपोज करें कि पैक ऑफ 10 में बेच रहे हैं, ठीक है, आपने पैक ऑफ 10 में बेच रहे हैं, लिस्टिंग आपकी चल रही है, तो क्या आप चाह रहे हैं कि मुझे पैक ऑफ 20 बेचना है, तो आपको उसी लिस्ट को चेंज करना चाहिए या नहीं? क्या आप पैक ऑफ 20 उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पैक ऑफ 10 भी बिक रहा है आपका, लेकिन आप देख रहे हैं कि पैक ऑफ 20 ज़्यादा बिक रहा है कुछ लोगों का, तो आप पैक ऑफ 20 उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ज़्यादातर लोगों का आंसर ये है कि लिस्टिंग को नहीं छेड़ना चाहिए जो चल रही है, पैक ऑफ 10 है तो पैक ऑफ 10 बेचते रहें, एक और लिस्ट बना लें पैक ऑफ 20 वाली, ठीक है, तो यही वैलिड इसका ऑप्शन है, इसी को ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक और लिस्ट बनाते हैं तो आपको क्या चाहिए होगा उसके लिए, और वो लिस्ट जो है वो उसकी वेरिएशन में कंसीडर होगी, दो वेरिएशंस बन जाएंगी। अब आप एक पैक ऑफ 10 भी बेच रहे हैं और पैक ऑफ 20 भी बेच रहे हैं, लेकिन आपको पैक ऑफ 20 वाली जो वेरिएशन है ऐड करने के लिए क्या चाहिए होगा? नहीं, सेम लिस्टिंग में हम दोनों को नहीं सेल कर सकते, इसके लिए आपको वेरिएशंस ही ऐड करनी होंगी और SKU चाहिए होगा, ठीक है। नहीं, SKU नहीं यार जवाब, SKU नहीं है, UPC कोड है। लिस्टिंग बनाने के लिए आपको UPC कोड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और ऑब्वियसली नई पैकेजिंग आप लॉन्च कर रहे हैं तो वो चाइना से ही आप उसकी 20 की पैकिंग करवाएंगे, लेकिन इस केस में लिस्टिंग की वेरिएशन बनेगी, एक लिस्ट पहले से चल रही है आपकी, एक लिस्ट आप और बनाएंगे पैक ऑफ 20 वाली, और उनको फिर एक पेरेंट लिस्ट के अंदर जो है एनरोल करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो लिस्टिंग की वेरिएशन जो आपको नज़र आती है ना, कुछ लोग जैसे बेड शीट्स बेच रहे हैं तो वो डिफरेंट साइजेस की होती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, तो वो हर कोई एक अलग से लिस्ट होती है, एक लिस्ट के अंदर दो चीज़ें नहीं होती, वो जो नज़र आ रही होती है ना एक लिस्ट के अंदर, तो वो पेरेंट लिस्ट होती है, पेरेंट के अंदर वो चाइल्ड लिस्ट हैं सारी, तो चाइल्ड लिस्ट खुद से एक लिस्ट है। तो अभी हम लिस्टिंग क्रिएशन पे जाएंगे तो देखेंगे ये सारा कुछ। देखिए, वो जो होता है वो जब आप बाय करते हैं उस वक्त ही आपको वो ग्रुप में मिलता है, पूरा एक पैकेज होता है, मिनिमम 10 UPC कोड होते हैं उसमें, आपकी ज़रूरत सिर्फ एक है UPC कोड, लेकिन बाकी 9 भी आपके ही हैं, ठीक है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास नहीं है UPC कोड तो आप बाय करेंगे
अपने उसी अमेज़ोन अकाउंट जो आपकी कंपनी है उसके ही ओनरशिप में करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पैकेज होता है तो ये आपके पास होते हैं पड़े हुए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जब आप यूएसए में सोर्सिंग कर रहे हैं यूएसए के लिए, उस केस में जो सप्लायर है वो आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आपने स्टॉक ले जाना है, जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो पूछेगा डीडीपी के लिए, डीडीपी कैलकुलेशन के लिए। तो यूएसए में तो जो है ना वो 5 टाइम्स 3 3 3 3 3, ठीक है, ये है उसका पोस्टल कोड जहाँ पर हमारी इन्वेंट्री जाती है मोस्टली 95% से ज़्यादा, मतलब वहीं पे हमें। लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस तभी पता चलेगा जब हम शिपिंग प्लान बनाते हैं, उससे पहले हमें नहीं पता चलता। लेकिन मोस्टली डैलस वेयर हाउस में जाती है, ठीक है, उसका एड्रेस आप दे सकते हैं जो कि टेक्सास में है, टेक्सास स्टेट में है। अच्छा, जब आप चाइनीज़ के साथ बात कर रहे होंगे सप्लायर्स के साथ, वो आपको रेट्स देंगे। अच्छा, वो आपको रेट्स दे रहे हैं तो आप किस बेस पे फाइनल सप्लायर को फाइनलाइज करेंगे? क्या सिर्फ रेट्स जो हैं उसको देखना पड़ेगा या कुछ और भी होगा? अच्छा, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो एड्रेस है वो ये है। ठीक है, ये मेरे पास एड्रेस है। तो इस पे आप लोग जो है वो शिपिंग दे सकते हैं एड्रेस अमेज़ोन यूएसए के लिए। जी, आप लोगों ने सिर्फ चीप रेट्स को नहीं देखना, आप लोगों ने उस बंदे की क्रेडिबिलिटी ज़रूर देखनी है, ठीक है। वो कितना पुराना सप्लायर है ये आपने ज़रूर देखना है। तो कोई भी बिज़नेस लेने के लिए आपको प्राइस कम दे देगा, लेकिन वो हो सकता है आपके लिए बाद में नुकसानदेह हो। वो आपको वैसी चीज़ ही ना दे जो आप डिमांड कर रहे थे, या आपका टाइम वेस्ट होगा या आपकी उसमें पैसा ज़ाया होगा। तो इसलिए सप्लायर की क्रेडिबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है देखना उसको। जब आपका जो मास्टर कार्टन या बॉक्स है बड़ा वाला, उसका वेट 15 kg से ज़्यादा हो जाए तो आपने उसके ऊपर हैवी पैकेज का लेबल लगाना है।
या उसको ऊपर टॉप पे ये शो करना है, मेंशन करना है हैवी पैकेज। ठीक है, तो ये वार्निंग है अमेज़न की तरफ से। ये एड्रेस आप जब फ्रेट फॉरवर्डर से बात कर रहे होंगे उस वक्त तो पूछेगा जी आपने कहाँ पर स्टॉक लेके जाना है। तो अगर यूएस से है तो आपने ये वाला एड्रेस दे देना उसको कि अमेज़ोन के वेयर हाउस में यहाँ पर हमें जो है वो अपनी इन्वेंट्री शिप करवानी है, तो फिर वो एस्टिमेट देगा आपको। हमारा आज का जो लेक्चर था जिसके बारे में ऑलमोस्ट सोर्सिंग, अब हम मज़ीद यहाँ पर अभी स्टॉप कर रहे हैं। अगर कुछ और होगा तो वो बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हम सोर्सिंग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और कल से इंशाल्लाह हम लिस्टिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाले टॉपिक्स को हम देखेंगे अब। ठीक है, कल से हमारा जो है मॉड्यूल 3 शुरू हो रहा है। आप लोगों की जो सोर्सिंग की असाइनमेंट है वो आप लोगों ने साथ साथ करनी। ठीक है, लेकिन सोर्सिंग का जो काम था वो यहीं तक है, हमने यहीं पे उसको रोक दिया और ऑलमोस्ट ये एंड है, फिनिश है। ठीक है, अब आप लोगों ने अपना काम करते रहना साथ साथ और हम मूव कर जाएंगे लिस्टिंग पे।